नमस्कार दोस्तों, मैं विजय कसाना डिजिटल फ्री शिक्षा के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम केएल मेमोरियल स्कूल के अंदर आए हैं और केएल मेमोरियल स्कूल के डायरेक्टर साहब ने सुभाष सर जो हमारे पास बैठे हुए हैं, इन्होंने एक बहुत बड़ी पहल की है इस इलाके के युवाओं के लिए और इन्होंने आमंत्रित किया था कर्नल साहब, जिनका नाम है कर्नल देव आनंद गुर्जर, जो कि हमारे साथ हैं। हम इनका भी हमारे चैनल के ऊपर स्वागत करना चाहेंगे। ये अपने डायरेक्टर साहब की पहल के ऊपर जो ग्रामीण इलाका है उनके युवाओं में अलग जगाने के लिए, उनको मोटिवेट करने के लिए, या फिर वो सेना में कैसे भर्ती हो सकते हैं, क्योंकि कर्नल साहब देखते हैं कि जो गांव के युवा हैं वो गलत दिशाओं में जाने की बजाय उनको एक पॉजिटिव मैसेज कैसे दिया जा सकता है, कैसे उनकी दशा और दिशा को सुधारा जा सकता है, जिससे कि वो आगे अच्छा मोटिवेट होकर और अपना कैरियर बना सकें। तो सबसे पहले मैं कर्नल साहब का अपने चैनल के ऊपर स्वागत करना चाहूँगा। थैंक यू वेरी मच, आपका धन्यवाद। सर, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप आए हैं, स्कूल में भी आए हैं, आपने घूम फिर कर देखा भी है, तो ग्रामीण बच्चों में आपको कैसी जो टैलेंट दिखाई दे रहा है, क्योंकि अब तो आप स्कूल में भी विजिट कर चुके हैं। जी, सबसे पहले तो मैं आभार जताऊंगा डायरेक्टर साहब का, सुभाष जी का, कि उन्होंने मुझे मौका दिया आपके इस क्षेत्र के बच्चों से रूबरू होने का। और क्योंकि इस विषय से जुड़े हैं, सेना से जुड़े हैं, और मेरे सुपरएन्वेशन के बाद में मैं सामाजिक क्षेत्र में काम करता हूँ। ये नारनौल और महेंद्रगढ़ जो इलाका है, मेरा ये मानना है कि यहाँ पर एक जो युवा हैं, जो नागरिक हैं, उनका सेना की तरफ एक सकारात्मक रुझान है, जो एक बहुत हमारे देश के लिए गर्व की बात है। दूसरी बात यह है कि जो प्रतिभाएं होती हैं, मेरा सदा से ये मानना रहा है कि प्रतिभा शहरों की मोहताज नहीं होती है। प्रतिभा हर जगह मौजूद रहती है, और क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र हिंदुस्तान का बहुत ज़्यादा इलाका है, तो ऑब्वियसली गाँव में प्रतिभाएं ज़्यादा विराजमान हैं। जो कमी अगर रही है पूर्व में और आज भी, वो ये है कि उन तक पहुंचकर उनको बराबर का मौका दिए जाने की, और मौका उनको शिक्षा में, मौका उनको आर्थिक स्थिति से जूझने में, मौका सरकारें देखिए अपना काम करती हैं, पर सरकारें, मेरा मानना है कि दिखावे का ज़्यादा काम करती हैं। सरकारें स्कूल खोल देंगी, उसके बाद स्कूल का संचालन है कि नहीं है, मैं मानता हूँ वो विषय नहीं है। मैं जितनी इस पे कम चर्चा करूँ उतना अच्छा होगा। हम सब हिंदुस्तान में देखते हैं कि सरकारी नौकरी तो हम सब लगना चाहते हैं, पर नौकरी लगने के बाद कितने प्रतिशत जो नौकरशाह हैं, अधिकारी हैं, या सामान्य जनमानस जो सामान्य नौकरी करते हैं, उनमें से नौकरी जो जिस मकसद से सरकार ने निर्धारित किया उसमें योगदान करते हैं। और वही स्थिति शिक्षा के संस्थानों की है, पर उसमें न जाते हुए मैं यही कह सकता हूं कि जिस प्रकार से केएल स्कूल के संचालक सुभाष जी, और ऐसी बहुत सारी स्कूलें हैं, मैं मानता हूं, जो ये इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन करवाती हैं, मैं इनको बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। और ये जो अपनी भूमिका निभा रहे हैं, यकीनन प्रतिभाओं को आगे आने का मौका मिलेगा, और जो कहीं गलती से या जो सामाजिक परिस्थिति से जिसको मौका नहीं मिल पाता है, उनको एक अच्छा मौका प्रदान कर रहे हैं, जिसके लिए मैं इनको बधाई देना चाहूँगा। सर, आप लगातार युवाओं को मोटिवेट करने के लिए आए हुए हैं, तो हम, क्योंकि हमारे साथ भी जो चैनल के ऊपर ज़्यादातर युवा जुड़े हुए हैं वो भर्तियों से रिलेटेड हैं, तो हम चाहेंगे कि 10th या 12th का बच्चा है तो सबसे पहले जब अपना कैरियर बनाने के लिए, क्योंकि आजकल सबसे पहले ग्रामीण इलाके में तो एक ही चॉइस रहती है कि मैं किसी भी हाल में सबसे पहले सरकारी नौकरी लग जाऊं, तो उसके लिए वो युवा कैसे अपने कैरियर को आगे बढ़ा सकता है, इसके लिए जो आप स्टेप बता सकते हैं सेना में जाने के लिए। देखिए, अगर आप मेरे से सिर्फ सेना की बात कर रहे हैं तो मैं ये बता सकता हूँ, सेना में एक सबसे बड़ा एग्ज़ाम्स, उनकी चर्चा मैं आपसे करूँगा। एक सबसे पहले एक बदलाव की बात करना चाहूँगा, और वो बदलाव ये है कि पिछले कई वर्षों से मेरे जैसे सैनिक हम ये चाहते थे, और देश के महिलाएं भी ये चाहती थी कि भारतीय सेना में महिलाओं के लिए शुरुआत की जाए, सैनिक और अधिकारी दोनों के लिए, वो भी परमानेंट कमीशन के लिए।
तो मैं आपके चैनल के मार्फत ये बता सकता हूँ कि मैं ये ऐतिहासिक काम करने में जो भारत की मोदी जी की जो पिछली सरकार के टाइम पर ये जो भारतीय सेना के अंदर नेशनल डिफेंस एकेडमी में लड़कियों को स्थान दिया गया, एक ऐतिहासिक कदम था जो बधाई के पात्र हैं वो। दूसरा, जो सेना में अधिकारी बनती थी महिलाएं, उनको परमानेंट कमीशन नहीं दिया जाता था। परमानेंट मतलब जैसे आजकल अग्निवीर कह रहे हैं 4 साल, वैसे ही सेना में अधिकारियों को 5 साल के लिए रखा जाता, 5 से 10 बढ़ा दिया जाता था, सिस्टम था। पर परमानेंट कमीशन महिलाओं के लिए नहीं था, जिसके लिए महिलाओं ने बड़ी लंबी लड़ाई लड़ी और पिछले 50-60 साल तक किसी ने सुनवाई नहीं की। और देश का भी दुर्भाग्य है कि राजनीति में इतने अंधे हैं हम लोग, 1 मिनट में फैसला कर देते हैं कि ये सरकार आएगी, ये जाएगी, क्योंकि इसने ये किया और उसने ये किया। पर महिलाओं की लड़ाई में अगर किसी सरकार ने, किसी ने ये पहल की महिलाओं को परमानेंट कमीशन दिलवाने की, मैं पिछली सरकार हमारे जो अभी मौजूदा नरेंद्र मोदी जी का आभारी हूँ। और आपके मार्फत बताना चाहूँगा कि हरियाणा में महिलाएं जिस प्रकार से, मैंने एक पिक्चर देखी थी जो मेरी वाइफ मुझे बताती रहती है, वो क्या एक स्पोर्ट्समैन की दादी थी, क्या मूवी थी वो, जो एक आपकी महिला जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की और उनकी दादी उनकी रोल मॉडल थी। कोई स्पोर्ट्स के अंदर शायद आपको ज्ञान नहीं हो। हाँ, जैसे पहलवानों वाली भी है, काफी हाँ शायद जो भी है। तो हरियाणा के अंदर महिलाओं के लिए जिस प्रकार से दादी अम्माओं में या महिलाओं में वो एक जुनून था, उस जुनून के क्रियान्वित करने के लिए सेना में अधिकारी और सेना में महिलाएं पहली बार, अभी उनका 2 साल नौकरी हुआ होगा, ये एक नई शुरुआत है। तो हरियाणा की महिला बच्चियों को मैं बताना चाहूँगा, जिस प्रकार से हरियाणा के पुरुषों ने भारतीय सेना में अपनी योगदान दी है, आज से नहीं, प्रथम विश्व युद्ध से लेकर के मैं बहुत लंबी बता सकता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि हरियाणा की बच्चियाँ भी अब खुलकर सामने आएंगी और जो सेना से अपना सेवा करना चाहती हैं उनको एक बहुत अच्छा मौका मिला। ये एक मैं सबसे इम्पॉर्टेंट बात आपके चैनल पे बताना चाहूँगा, लड़कियों को इसका लाभ उठाना चाहिए। अब आपने कहा कि सेना में अपना करियर बनाने के लिए, देखिए करियर की अगर मैं बात करूँ तो बहुत लंबा समय लग जाएगा, बिकॉज ये बहुत लंबी चीज़ है। पर 2 चीज़ मैं बता सकता हूँ, सेना में एक अधिकारी बनना और एक सैनिक बनने के लिए। अधिकारी बनने की मैं आज चर्चा करना चाहूँगा, क्योंकि जिस प्रकार से केएल स्कूल के डायरेक्टर साहब सुभाष जी एक अपना विजन लेकर के चल रहे हैं कि हमें सेना में अधिकारी तैयार करने देश के लिए। ये मानते हैं कि इनके ग्रामीण क्षेत्र में प्रतिभाएं हैं पर उनको वो मौका नहीं मिल पा रहा है। तो मैं मेरी बात केंद्रित सेना में अधिकारी बनने तक रखना चाहूँगा, अगर आपकी इजाज़त हो तो। जी सर। उसके अंदर सबसे पहला सेना में अधिकारी बनने का एक जरिया होता है सबसे युवा बच्चे का, वो 12वीं पास करते ही नेशनल डिफेंस एकेडमी में जाने का। उसके लिए यूपीएससी का एग्ज़ाम होता है, वर्ष में 2 बार होता है। उसके लिए आपको यूपीएससी का एग्ज़ाम देना पड़ता है। एग्ज़ाम के बाद उसमें जो मेरिट बनती है, मेरिट में जो सिलेक्शन होता है उनको एसएसबी कहते हैं, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड एक नाम है। बेसिकली ये इंटरव्यू की तकनीक है जिसके अंदर साइकोलॉजिकल टेस्ट करते हैं उनके विभिन्न प्रकार के इंटेलिजेंस टेस्ट किए जाते हैं। ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ OLQs कहते हैं, उनका टेस्ट किया जाता है और उसके द्वारा उनके फिजिकल स्टैंडर्ड्स का टेस्ट किया जाता है। और उसके पश्चात जो उसमें सेलेक्ट 5 दिन का इंटरव्यू की प्रथा होती है। इसमें भी 2 तरीके होते हैं। पहला होता है एक स्क्रीनिंग टेस्ट जिसमें बहुत सारे ज़्यादा को बुलाया जाता है, जो प्रॉबेबल लाइकली होते हैं उनका पूरा टेस्ट लिया जाता है। उसके उपरांत जो सेलेक्ट हो जाते हैं उनका मेडिकल चलता है। मेडिकल 2 दिन 4 दिन डिपेंड करता है कि किस प्रकार के कितने बच्चे हैं। मेडिकल टेस्ट होता है। मेडिकल टेस्ट के बाद में एक मेरिट निकाली जाती है और मेरिट के अंदर जो सेलेक्ट होते हैं उनको नेशनल डिफेंस एकेडमी के लिए बुलाया जाता है। एनडीए एक ऐसी संस्था जिसमें एयरफोर्स, नेवी, आर्मी तीनों संस्थाओं के कैंडिडेट्स को ज्वाइन कराया जाता है। ये एक ऑल आर्म्स कॉन्सेप्ट 1950s में शुरू किया गया था। उसके अंतर्गत नेशनल डिफेंस एकेडमी में अधिकारी बनने का 12वीं के बाद 17 साल के बच्चे के लिए पहला मौका होता है। जैसा मैंने बताया कि इसमें पूर्व के अंदर महिलाएं नहीं जा सकती थी। धन्यवाद करना चाहूँगा देश के नागरिकों का कि आपकी सरकार का, जिन्होंने कई वर्षों से इसके अंदर अपनी भूमिका निभाई। मैं भी उसमें शरीक था जहां मेरी ये इच्छा थी और बहुत सारे विरोध करते थे लोग बाग कि यार सेना में महिलाएं कैसे तुम ले जाओगे, सिक्योरिटी एंगल्स। बट वो इतिहास की बात है, आज लड़कियां 18 का बैच एक साथ शुरू किया गया है
ऑलरेडी 4 कोर्सेज एनडीए में शुरू किए जा चुके हैं, वो 1 साल में पास आउट हो जाएंगे। सर मैं 1 मिनट दर्शकों को ये बात भी बताना चाहूँगा कि जो सेना में महिलाओं को लाने के लिए सर ने बहुत ही ज़्यादा आगे आकर प्रयास किए, जिन प्रयासों की बदौलत ये सफलता मिली है। इसलिए मैं सरकार इसकी बदौलत भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि सर ने आगे आकर प्रयास किए, जिसकी सफलता अब सभी को सामने दिख रही है। और यहाँ पर मैं इसी में खुश नहीं हूँ। मैं चाहूँगा कि देश के नागरिक, देश के राजनीतिक व्यक्ति, अगर कोई ये मेरी बात सुन रहा है, अभी भी जो ये 17-18 सीट की हैं ये गलत है। शुरुआत की है, पर ये बताओ कि देश में ऐसा कौन सा कानून है, अब जब ये महिलाओं को हमने स्वीकार कर लिया कि वो बराबर की भागीदारी निभा सकती हैं सेना में, तो ये किसी को अधिकार कैसे दें कि वो सुनिश्चित करें कि 2 होंगी कि 4 होंगी कि 10 होंगी। जब अधिकारी हैं, मेल हो सकते हैं, और भारतीय सेना में अधिकारी शुरू से चली आ रही है, परमानेंट कमीशन नहीं था उनका। नेशनल डिफेंस एकेडमी जब ये हो गया है, तो मेरा देश से आग्रह है, राजनीतिक व्यक्तियों से आग्रह करना बेकार है। वो तो पता नहीं उनकी सोच क्या, भगवान मालिक है उनका। धन्यवाद मोदी जी का जो उन्होंने हमारी इस बात को स्वीकार किया। 18 तो की, पर मेरा आग्रह है कि महिलाओं के साथ ये भेदभाव खत्म होना चाहिए। जितनी काबिल है उनको लीजिए और उनको एम्प्लॉय कीजिए। तो मेरा ये एक इसके अंदर आपसे है कि जब भी आप, अभी चुनाव का माहौल है देश के अंदर, हरियाणा में स्पेशली, अपने नेताओं को पकड़िए, बोलिए, अपनी मैनिफेस्टो में डालें आप कि हम महिलाओं को एनडीए में, हमारी महिलाओं को पूरी जितनी काबिल होंगी बिना भेदभाव के इनको मौका दिया जाएगा। पहली बात। दूसरी बात, जो बाकी महिलाएं जिनको परमानेंट कमीशन दे दिया गया है उनके लिए भी बधाई होनी चाहिए। तो एनडीए की एक पहली शुरुआत हुई है। इसके अलावा दूसरी जो सेना में अधिकारी बनने का है, 12वीं के बाद जो साइंस स्टूडेंट्स हैं, जो टेक्निकल स्टूडेंट्स हैं, जो 80% से इनके ज़्यादा प्रतिशत आते हैं उनके 12th के एग्ज़ाम में, और वो अप्लाई कर सकते हैं डायरेक्टली सेना में अधिकारी बनने के लिए। उसका एसएसबी इंटरव्यू आ जाता है, वो टेक्निकल एंट्री स्कीम कहते हैं, यूनिवर्सिटी अलग अलग नाम है उनके, पर 12वीं के बाद वो अपने अप्लाई कर सकते हैं और उनको इंटरव्यू। बिकॉज देखिए, सेना में अधिकारी बनने के लिए रिटन टेस्ट के अलावा आपको सर्विस सिलेक्शन बोर्ड से गुजरना ही पड़ेगा हर हालत में, क्योंकि वो एक आपका साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है, आपके चरित्र का टेस्ट होता है, आपकी काबिलियत का टेस्ट होता है। और सेना में कोई बाहर कोई एसी कमरे में बैठ के कोई आलू और टमाटर खाने के लिए अधिकारी नहीं होते हैं। वहाँ पर अधिकारी को इस तरह से उम्मीद की जाती है कि वो सैनिकों को युद्ध की स्थिति में इतना मोटिवेट कर सके, इतना प्रेरणा उनको दे सके कि उनको पता होते हुए कि दुश्मन की गोली आ रही है और वो हंसते हंसते दुश्मन का मुकाबला करने के लिए तैयार हों। इसलिए ये टेस्ट ज़रूरी है सेना में, और मैं इनका समर्थन करता हूं कि इनका सिलेक्शन जिस तरह आज कठिन है वैसा ही होना चाहिए, क्योंकि वहाँ चूक नहीं कर सकते हम। और जो ये एसएसबी के अंदर जब ये बच्चे सेलेक्ट हो जाते हैं, टेक्निकल ग्रेजुएट हम कहते हैं इनको, टेक्निकल एंट्री स्कीम, और फिर इनकी ट्रेनिंग सेना 4 साल की करवाती है। सबसे बड़ी बात है, बच्चे का इसमें कोई खर्चा नहीं होता है, पूरा भारतीय सेना उठाती है, और 4 साल इनको डिग्री भी मिलती है इंजीनियरिंग की। जिस भी स्ट्रीम में इनका सिलेक्शन होता है, अधिकारी भी बनाया जाता है। ये दूसरा सेलेक्ट होने का, सेना में अधिकारी बनने का तरीका है। अब ये 2 तरीके हैं 12वीं के बाद में। ग्रेजुएशन जब आता है तो उससे ग्रेजुएशन के बाद फिर मौका दिया जाता है। वो मौका दिया जाता है कि जो ही आप ग्रेजुएट हो जाते हैं तो आपको एयरफोर्स, नेवी और आर्मी तीनों में बराबर का मौका मिलता। तीनों सेनाएं अपना अपना टेस्ट लेती हैं, बट एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है, कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज सीडीएस, जिसका कल ही 1 तारीख संडे कल ही था, अभी कल टेस्ट हुआ था। अब ये रिटन टेस्ट है जिसके अंदर बेसिक आपका जनरल नॉलेज का टेस्ट होता है। अलग अलग उसमें आप अगर सीडीएस में अप्लाई कर रहे हैं, ओटीए में अप्लाई कर रहे हैं, एयरफोर्स में अप्लाई कर रहे हैं, अलग अलग स्ट्रीम्स हैं, पर मोटे तौर पे आपका जनरल नॉलेज का टेस्ट होता है, एक एलिमेंट्री इंग्लिश का होता है और एक आपका जनरल अवेयरनेस का होता है। तो ये जो यूपीएससी टेस्ट होता है, मैं मानता हूँ ये काफ़ी अच्छे लेवल का होता है आजकल। अगर आज मुझे अपीयर होने के लिए बोला जाए, मैं बहुत पुरानी बातें, जब पहला मैंने यूपीएससी 1980 में दिया था, 80 के दशक में, 80 में ही दिया था, पास ज़रूर हो गए थे, पर मैं मानता हूँ आज जो बच्चों की स्टैंडर्ड है वो इतने कठिन है, मैं तो आज नहीं पास कर सकता, यकीनन नहीं कर सकता, बिकॉज आज के युवा बहुत काबिल हैं, बहुत उनका लेवल अवेयरनेस हाई है। तो ये इसके लिए जो बच्चे सीरियस ट्राई कर रहे हैं उनको तैयारी करनी पड़ेगी। जब आप इसमें पास हो जाएंगे, मेरिट में आ जाओगे,
और इसी तरह एयरफोर्स का एक एफ-कैट का नाम होता है, इसी तरह नेवी वालों का भी एक टेस्ट होता है। तो ये सारे आप देखेंगे, हमारी वेबसाइट में जाएं सेना की में, आपको सब मिलेगा उसमें। एग्ज़ाम के बाद अब बच्चों को क्या करना है? बच्चों को यही करना है कि यूपीएससी compete करने के लिए आपको तैयारी, अगर आप सोच रहे हैं मैं 6 महीने में कर लूँगा, तो आपकी गलतफहमी है। क्योंकि आप रिटन टेस्ट, अगर आप जीनियस हैं तो 6 महीने में मुझे नहीं पता कर सकते कि नहीं कर सकते। मैं जिस तरह के आजकल स्टैंडर्ड है, मुझे लगता है 3-4 साल मुझे कंटिन्यू बच्चे को पढ़ाई करनी चाहिए, और करना भी चाहिए बच्चों को। आप सर्टन हो सीडीएस पास कर ले। अब यहाँ देखिए, मैंने आपको बताया कि ग्रेजुएशन के बाद सीडीएस हो गया, एफ-कैट हो गया, इसी तरह। और वही जैसे एनडीए में एसएसबी होती है, वही आपको अब देनी पड़ेगी। एसएसबी के बाद में आपको मेडिकल टेस्ट देना पड़ेगा, मेडिकल टेस्ट के बाद आपकी मेरिट आएगी, मेरिट के बाद आपका सिलेक्शन होता है। पर यहाँ मैं 2-4 एडवाइस करना चाहूँगा। इसके अलावा भी एक एंट्री है, नेशनल कैडेट कोर एंट्री, एनसीसी कोर एंट्री स्कीम है वो। ज़्यादातर ग्रामीण क्षेत्र में लोग मानते हैं कि एनसीसी बच्चे का चरित्र निर्माण होता है, राष्ट्र भावना आती है, अच्छी बात है। पर जो इसका एक एडवांटेज बहुत बड़ा है वो ये कि एनसीसी सी सर्टिफिकेट एक सिस्टम होता है, वो मैं आपको नहीं समझा सकता, लंबी चीज़ लगेगी। एनसीसी सफलतापूर्वक आप उनके सर्टिफिकेट एग्ज़ाम पास करेंगे, आपकी यूपीएससी माफ़ की जाती है, जो इतनी बड़ी छूट है। जो बालक पढ़ाई में 90% नहीं कर सकते, बट आपका व्यक्तित्व है, लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं, आप में बहुत सारी एक राष्ट्रवादिता की भावना है, और वो बच्चे एनसीसी के माध्यम से डायरेक्ट एसएसबी दे करके और उसके बाद डायरेक्टली वो सेना में अधिकारी बन सकते हैं। ये बहुत बड़ी देश के अंदर है सुविधा है उन बच्चों के लिए जो पढ़ाई में अव्वल नहीं है। लेकिन अब तो सबसे बड़ी बात, पढ़ाई तो एक है, आपको कंपटीशन तैयारी करनी पड़ेगी कसाना जी, बट उससे बड़ी बात है कि एग्ज़ाम, बाकी एग्ज़ाम में हम एग्ज़ाम तैयारी करो और इंटरव्यू के मात्र 5 मार्क होते हैं, आप अधिकारी बन जाते हैं। पर सेना में ये नहीं है। मैं ये मानता हूँ रिटन टेस्ट से ज़्यादा अगर कंपटीशन है तो वो सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में है। पर वो एक्चुअली कंपटीशन नहीं है मेरे नज़रिए से, वो है आपके चरित्र निर्माण का। अगर आप आज 10वीं क्लास से लेकर के ग्रेजुएशन या एनडीए में जाते हैं, आपको ये सही मार्गदर्शन हो जाए कि एसएसबी में चाहिए क्या, तो मैं मानता हूँ हर बच्चा उसके लिए दिशा में काम कर सकता है। क्योंकि देश का, मैं हर युवा को मानता हूँ, राष्ट्रवादिता की भावना ठोक ठोक के भरी हम में। ये तो हमारे हिंदुस्तान की मिट्टी में है कि हम राष्ट्र के लिए बलिदान देने को तैयार हैं। पर जो चरित्र निर्माण है, जिस प्रकार से बाहर आप करप्शन देखते हैं, जिस प्रकार से बाहर अपने ही लिए जीने की भावना देखते हैं, तो वो भावना वाले लोग सेना के अंदर मेरे ख्याल से सेलेक्ट होने में दिक्कत आएगी। पर पहली रिक्वायरमेंट है एक अच्छा नागरिक और अच्छा इंसान अगर आप बन पाएंगे तो आपको सेना में कोई नहीं रोक सकता। दूसरी क्वालिटीज़ आपको तैयार करनी है, लाइक जैसे कम्युनिकेशन स्किल। अब सेना में अधिकारी बनने का मतलब लीडर है। अब लीडर, बाहर की नौकरी में लीडर हो या नहीं हो, अधिकारी को कागज साइन करना है, अध्ययन करना है और फैसले देने। पर सेना में ऐसा नहीं होता है। सेना में आपने अपनी टोली को मोटिवेट करना है, आपको उनके साथ रहना है, आपको लीडर की तरह। लीडर और कमांडर में फ़र्क होता है। जो बाहर की लीडरशिप और सैनिक लीडरशिप में फ़र्क है। बाहर तो आपको कुर्सी पे बैठा दिया गया तो आप मालिक बन गए हैं, आपको स्वतः स्वीकार करते हैं। पर सेना में ऐसा नहीं है। आप चले गए, आपको स्वीकार आपके कॉमरेड तभी करेंगे, तब आप उतने ही काबिल होंगे कि जब युद्ध में जाते हैं तो क्या आप उनको मदद करेंगे कि आप उनसे कमज़ोर हैं? तो आपको उनसे अव्वल होना पड़ेगा। आपको उनके साथ बलिदान की भावना से रहना पड़ेगा। यूँ नहीं कि मैं सीनियर हूँ तो आ जाओ भाई, ऐसा नहीं होता है। मैं खुद इन्फेंट्री का अधिकारी रहा हूँ।